नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, Z अंग्रेजी वर्णमाला का अंत है। लूप में आगे बढ़ते हैं तो आता है A, जो कि वर्णमाला की शुरुआत है। हमारे जीवन में भी अगर किसी तरह की कोई समस्या आ जाए तो इसका असर हमारी किडनी पर, जो कि हमारे जीवित रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उस पर पड़ता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम स्पेशलिस्ट से जाने कि किस तरह से समय पर इसका उपचार किया जा सकता है, ताकि हम अपने प्रियजनों के साथ एक लंबी जिंदगी बड़े ही आनंद से बिना किसी परेशानी के बिता सके। गुड मॉर्निंग, मैं हूं संयुक्ता। जेड टॉक पर आज के इस विशेष सीरीज में मैं आपकी एंकर हूं। जेड टॉक एक पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, जिसके जरिए हम देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं किडनी को हेल्दी रखने के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि अगर किडनी क्षतिग्रस्त है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ऐसे में किडनी को किस तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है, खास तौर पर अगर पहले से किडनी में किसी तरह का डैमेज है या कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज कैसे संभव है, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। जेड टॉक के आज के हमारे इस विशेष सीरीज में हमारे साथ देश की जानी मानी किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन सेठी लुधियाना पंजाब से जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमन सेठी। गुड मॉर्निंग संयोगिता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर, कहा जाता है कि किडनी हेल्थ के लिए वॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज है जो किडनी को स्वस्थ रखती है। तो क्यों ना हम भी चलते चलते बात करें किडनी हेल्थ पर। इस पर क्या राय है आपकी डॉक्टर? क्योंकि आजकल जो किडनी डिजीज है उसका मेन कारण है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। सो अगर हम डेली वॉकिंग अपने शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा, सेहतमंद रह सकते हैं। आप खुद भी डॉक्टर बहुत सेहतमंद है, बहुत फिट है, हम देख सकते हैं, एक अलग ग्लो आपके चेहरे पर है। और सबसे पहले तो इसी का राज जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक रोल मॉडल हैं हम सबके लिए। यस संयोगिता, मैं एक्चुअली मेरी 2 बेटी हैं एंड आई एम नाउ 45। लेकिन मेन है कि मेरे लाइफस्टाइल उसमें मुझे लगता है कि जो योगा है, एक्सरसाइज है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन। सो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए डेली रूटीन, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि हम फिजिकली और मेंटली हेल्थ रहे। सेकंड है कि हमें फूड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो ऑयली फूड है, जो है लेस कैलोरी इनटेक होना चाहिए। एंड सबसे ज़रूरी है वाटर इनटेक। तो आई थिंक दिन में डेली हमें 1.5 to 2 लीटर वाटर पीना चाहिए, ताकि जो वेस्ट मटीरियल है वो एक्सक्रीट करते रहे और हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। बिल्कुल, तो यही आपकी सेहत का राज है और इसे अपनाकर हम भी सेहतमंद रह सकते हैं। डॉक्टर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, किडनी की हमारी ओवरऑल हेल्थ में कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्या भूमिका है, क्या करता है, और किडनी की समस्याएं अब कितनी आम हो गई हैं? तो जो किडनी है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं और इसका मेन पर्पस है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर एक्सक्रीट करना, जो एक्सेस वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करना। आजकल इनिशियली स्टेज में अगर हम देखते थे 2017 ऑनवर्ड्स, तो जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक मोस्ट कॉमन कॉज थे डेथ के, पर डे बाय डे नाउ किडनी डिजीजेस की प्रेवलेंस बढ़ रही है। एंड दिस इज आई थिंक मेनली ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल चेंज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको की डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, एंड दीज 2 आर द मेन लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज। उसकी वजह से आई थिंक वी आर सीइंग नाउ मोर एंड मोर पेशेंट ऑफ किडनी डिजीजेस। बिल्कुल, तो किडनी के पेशेंट्स की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ किडनी डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। राइट। डॉक्टर सुमन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किडनी से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स किडनी में हो सकते हैं और सबसे आम प्रॉब्लम क्या है? पूरे वर्ल्ड में किडनी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉजेज संयोगिता डायबिटीज है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है, तुम प्रॉपर मेडिकेशन नहीं खाते, तो ये वर्ल्ड में लीडिंग कॉज है किडनी डिजीज का। सेकंड लीडिंग कॉज हाइपरटेंशन है। ये अब यंग पॉपुलेशन में कॉमन है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ करते हैं, एंड आई थिंक बहुत सारा हमारा टाइम लैपटॉप और मोबाइल पे यूज़ होता है, जिसके कारण कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। एंड अगर थर्ड कॉज में देखें तो बहुत सारी स्टोन डिजीज जो कि अनट्रीटेड है। ओल्ड एज में ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि प्रोस्टेट है और कोई ब्लॉकेज है यूरिन की, और कुछ लोगों में हेरिडिटी डिजीजेस, जिसमें कि किडनी में सिस्ट बन जाना, ये फैमिली टू फैमिली रन करता है। एल्पो डिजीज है। ये कुछ कॉजेज है जो कि किडनी के मोस्ट कॉमन कॉजेज है फेलियर के। डॉक्टर सेठी, कोई पेशेंट कैसे समझे कि उनकी किडनी में किसी तरह की समस्या है? कोई कॉमन सिम्टम्स जो आप बताना चाहें? बिल्कुल,
जो किडनी के पेशेंट है मोस्टली हमारे पास आएंगे, उनके पैरों और हाथों में सूजन आ जाती है। अच्छा। अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो कई बार पेट में पानी भर जाना, चेस्ट में पानी भर जाना और सांस की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट को यूरिन की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यूरिन में झाग आना, यूरिन कम आना, यूरिन में ब्लड आ जाना। और अगर कुछ और प्रॉब्लम्स देखें तो भूख ना लगना, उल्टी करना या बहुत ज़्यादा थकावट फील होना, ये भी किडनी के मेन फीचर्स हैं। राइट। हम लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर सुमन की किडनी से जुड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या क्या समस्याएं किडनी से जुड़ी होती है और कौन सी समस्याएं जो बहुत आम तौर पर देखी जाती है लोगों में? सबसे पहले जैसे हमने पहले डिस्कस की है कि किडनी डिजीज का जो पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन कारण है वो डायबिटीज है। सो मोस्टली पेशेंट जो डायबिटीज वाले हैं, टाइम के साथ अगर अपनी डायबिटीज नहीं कंट्रोल करते, प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, तो उनको किडनी डिजीज आने का रिस्क रहता है। नंबर 2, क्योंकि आजकल बहुत सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आपने देखा होगा यंग जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण यंग पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। और ये सेकंड लीडिंग कॉज है पूरे वर्ल्ड में अब किडनी डिजीज का। उसके बाद अगर देखा जाए संयोगिता, तो बहुत सारे कारण है, जैसे कि स्टोन डिजीज जो कि अनट्रीटेड है। बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन जो कि ओल्ड एज में, यूरिन में प्रोस्टेट का बढ़ना, ये सब किडनी डिजीज के कारण है। और कुछ लोग जो कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन उनमें हेरिडिटी डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि सिस्टिक डिजीज है, एल्पो डिजीज है, ये भी किडनी डिजीज कर सकते हैं। ओके डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे किडनी हेल्थ की जब हम बात करते हैं, अगर किडनी में किसी तरह की समस्या है तो क्या उसका असर हमारे हार्ट पर भी पड़ सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है संयोगिता, क्योंकि जो किडनी डिजीज है उसमें 80% लोगों में हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अगर किडनी डिजीज, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि मोस्ट कॉमन कॉजेज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर किडनी डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो उन लोगों में बहुत कॉमन रिस्क है हार्ट फेलियर का। उनकी जो हार्ट की पंपिंग है वो कम हो जाती है। अगर पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में है, अपने इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस का ध्यान नहीं रखता, तो उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है एरिथमियास का, जिसमें कि हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है। और ये लोग बहुत प्रोन है हार्ट अटैक के भी। सो 80% लोग जो हमारे पास आते हैं जो कि अपना ध्यान नहीं रख रहे, किडनी डिजीज को भी प्रॉपर ट्रीट नहीं करने, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क रहता है। सो मोस्टली जो पेशेंट है किडनी डिजीज के लिए, उनको हम हमेशा हार्ट डिजीज के लिए स्क्रीन करते हैं। ओके डॉक्टर सुमन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि किडनी पर हम बात कर रहे हैं और लगातार आप कह रही हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये दो बड़े दुश्मन है किडनी हेल्थ के, तो किस तरह का दुष्प्रभाव, किस तरह से वो हमारी किडनीज को इम्पैक्ट करता है? यस, सो जो डायबिटीज है, जैसे कि मैंने बताया कि ये लीडिंग कॉजेज है किडनी प्रॉब्लम का। जो डायबिटीज है वो हमेशा किडनी को 5 स्टेजेस में डैमेज करता है। जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या होता है कि जो यूरिन है उसमें पर्सन को फ्रॉथिंग आने शुरू हो जाती है, झाग आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि उसमें फिल्ट्रेशन डिफेक्ट है। अगर उस स्टेज पे पेशेंट ध्यान नहीं रखेगा अपना और शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा, बीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा, मेडिसिन प्रॉपर नहीं खा रहा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि डाइट का ध्यान नहीं रख रहा, तो ये स्टेज धीरे धीरे प्रोग्रेस करके उसको किडनी डैमेज कर सकती है। एंड सेकंड, हमने वैसे डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन आजकल जो हमारी ओपीडी में है, तो हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा यंग जनरेशन है जो कि 30-40s में है, वो जो आ रही है, उनमें मेन कॉज किडनी डिजीज का हाइपरटेंशन है। आई थिंक उसका मेन कॉज हाइपरटेंशन का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। क्योंकि आजकल आपको पता है आईटी डिपार्टमेंट है जिसमें लगातार लैपटॉप पे काम करना है, कंप्यूटर्स पे काम करना है। इवन जो यंग बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा, आपको पता है, मोबाइल यूज बहुत ज्यादा है। एंड सबसे जो आई थिंक ड्यू टू दिस जोमेटो एंड स्विगी, थैंक्स टू देम, जंक फूड बहुत ज्यादा है। तो ऑल दीज आर क्रिएटिंग इंसिडेंट्स ऑफ हाइपरटेंशन। और जब हाइपरटेंशन बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो इट विल लीड टू किडनी डिजीज। डॉक्टर, किडनी रोगों का क्या अनीमिया से भी कोई संबंध है? उसकी वजह से अनीमिया भी होता है क्या? डेफिनेटली संयोगिता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे किडनी डिजीज के पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि एनीमिक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो एक मटेरियल बनाता है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि एक हार्मोन है। और जो एरिथ्रोपोइटिन हमारी बॉडी में किडनी बनाती है। सो जैसे किडनी प्रॉब्लम होती है और वो उसका प्रोग्रेशन होता है, तो हमारी बॉडी में एरिथ्रोपोइटिन का लेवल फॉल करना शुरू कर जाता है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द 90% पेशेंट जो किडनी डिजीज के वो एनीमिक है।
सो एवरी पेशेंट जो किडनी डिजीज का है उसको हम हमेशा सप्लीमेंट करते हैं विद आयरन, मल्टीविटामिन एंड फाइनली उसको हम एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शन देते हैं टू मेंटेन एचपी। ओके डॉक्टर सुमन सेठी, आपने कहा कि अनीमिया का बड़ा असर है और अनीमिया की जब भी बात होती है हम जानते हैं महिलाओं में, विमेन में अनीमिया की संख्या ज़्यादा होती है, समस्या ज़्यादा होती है। तो Yes. क्या वो एट हायर रिस्क है किडनी प्रॉब्लम्स के? एनीमिया एज सच, एनीमिया इज अ पार्ट ऑफ किडनी डिजीज। जो जिन लोगों को किडनी डिजीज है उनमें एनीमिया इज वेरी कॉमन ड्यू टू लैक ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। डेफिनेटली फीमेल्स में एनीमिया ज़्यादा कॉमन है क्योंकि देयर इज द आयरन डेफिशिएंसी एंड देयर आर अदर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन फीमेल, लाइक कि पेशेंट में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल आना, क्योंकि चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी है, डाइट इंटेक अच्छा नहीं है। दिस आर द मेन कॉजेज ऑफ एनीमिया इन द फीमेल्स। पर जो किडनी डिजीज है उसके लिए आई थिंक द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इज इक्वल इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स। डॉक्टर सुमन, डाइट को लेकर भी काफ़ी कहा जाता है कि किडनी हेल्थ पर इसका बहुत अच्छा या विपरीत असर पड़ सकता है। तो डाइट किस तरह की हो, नमक कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वाटर इनटेक। यस, सो यहाँ पे जो संयोगिता, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे टू एस्पेक्ट है हमारे। अगर तो हमने किडनी डिजीज को प्रिवेंट करना है फिर तो हमारा वाटर इनटेक शुड बी एक्सेस, मतलब हमें दिन में 2 to 2.5 लीटर वाटर इनटेक करना है। Right. हमें सॉल्ट इनटेक को कम करना है। हमने अपनी डाइट में फैटी फूड, जंक फूड को अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल टू प्रिवेंट द किडनी डिजीजेस। सेकेंड, अब हम आते हैं कि अगर एक पर्सन है जिसको कि ऑलरेडी ही किडनी डिजीज है तो उसकी जो डाइट है उसमें भी हमें सॉल्ट लेस लेना है। सॉल्ट शुड बी लेस देन 5 ग्राम पर डे, कैलोरी इनटेक शुड बी लेस। और अब बात आता है प्रोटीन इनटेक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 डिवीजन है। अगर तो जो पेशेंट है हमारा वो प्रॉपर किडनी डिजीज का है जिसका कि अभी डायलिसिस नहीं स्टार्ट हुआ, तो उसको जो प्रोटीन का इनटेक है दैट शुड बी 0.6 to 1 ग्राम। अगर पेशेंट का डायलिसिस हो रहा है तो प्रोटीन इनटेक शुड बी एक्सेस, इट शुड बी मोर देन 1 ग्राम पर केजी पर डे, राइट। एंड वाटर इनटेक का भी इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जिन पेशेंट को किडनी डिजीज है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है वाटर रिटेंशन का। सो उनको अपना जो बैलेंस है बॉडी में वो आइसो बैलेंस मेंटेन रखना है। आइसो बैलेंस मेंटेन कि जितना उनका यूरिन आउटपुट है उसके इक्वल उनको वाटर इनटेक करना है, अदरवाइज दे हैव वाटर लॉगिंग इन द बॉडी एंड दे हैव सिम्टम्स ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड। डॉक्टर सुमन, हम जानते हैं कि हम ठीक होने के लिए, कोई बीमारी है उसके इलाज के लिए दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन किडनी हेल्थ की जब बात आती है तो क्या कोई ऐसी भी दवाई है जिसका विपरीत असर पड़ता हो किडनी पर? यस, तो संयोगिता ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक फॉर द अवेयरनेस ऑफ द जनरल पॉपुलेशन कि जो मेडिसिन है उसका जो यूज है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो जो इंडिजिनस यूज है मेडिकेशन का, स्पेशली पेन किलर्स, है ना, बहुत सारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इवन हमारे पेरेंट्स हैं जो कि इस एज ग्रुप में हैं, जो कि क्योंकि आपको पता है इंडिया में सारी मेडिकेशन जो है अवेलेबल है ऑन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो वो क्या करते हैं काउंटर से लेके मेडिकेशन यूज कर लेते हैं। सो एक्सेस यूज ऑफ पेन किलर्स कैन कॉज द किडनी डैमेज। सो ये बहुत लीडिंग कॉज है किडनी डैमेज का। सो हमें आई थिंक अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको टीच करना चाहिए जब भी उन्होंने पेन किलर्स खाने हैं दैट शुड बी विद द यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नंबर 1। नंबर 2, अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि अगर हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक बिना पूछे ले रहे हैं, हमें प्रॉपर पता नहीं है कितनी उसकी डोजेज हैं एंड फॉर व्हाट इंडिकेशन वी आर टेकिंग, दे कैन आल्सो लीड टू किडनी फेलियर। कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, एंटासिड्स हैं, जो कि उनका अननेसेसरी यूज भी किडनी डैमेज कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने डॉक्टर सेठी जी। ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है और वो इसके थोड़े विपरीत है, और वो ये है कि मान लीजिए कोई दवाइयों पर है क्योंकि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या है और लंबे समय से वो दवाइयों पर है, ऐसे में वो अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जो पेशेंट है, जैसे कि आप कह रहे हो कि बहुत लंबे टाइम से दवाइयों पे है, स्पेशली कि अगर वो जैसे हमारे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन किलर खा सकते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि पेन किलर वही यूज़ करना है जो कि सेफ़ है किडनी के लिए, स्पेशली लाइक कि पैरासीटामोल बहुत सेफ़ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ लोकल ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसको कि अल्सर है, जिसको कि बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स है और वो एंटासिड खा रहा है, तो दैट शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम। ये नहीं है कि उसका अगर एक बार स्टार्ट किए प्रिस्क्रिप्शन तो वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। सेकंड, और टाइम टू टाइम इन लोगों को अपने टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे कि किडनी के टेस्ट है, जिसमें रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, यूरिन रूटीन है, दैट आर मस्ट, ताकि हम देख सके कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकें। बिल्कुल।
इससे पहले हम लोग वॉकिंग करते करते ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से किडनी की अलग अलग समस्याएं होती हैं और किस तरह से उससे हम बच सकते हैं। लेकिन अब चूंकि थोड़े सीरियस इश्यूज पर हम आ रहे हैं, इलाज पर हम आ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर हम आ रहे हैं, तो इसलिए हम डॉक्टर सुमन सेठी के चैम्बर में अब आ चुके हैं। और डॉक्टर सेठी, आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि डायलिसिस करना है, ट्रांसप्लांट करना है, क्या करना है, क्या कुछ ऑप्शंस है अगर किडनी फेलियर होता है तो? राइट। तो संयोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किडनी पेशेंट्स के लिए कि अगर हमारा पेशेंट किडनी फेलियर का है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए। सो जो किडनी फेलियर है, जिसमें को हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो उसको हम 5 स्टेजेस में लेबल करते हैं। जो इनिशियल स्टेजेस है उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। उनको कैसे डाइट खानी है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन यस, अगर डेफिनेटली पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेस कर रही है, पेशेंट की सीकेडी स्टेज 5 है, उसका जीएफआर अब बहुत कम रह गया है, इट इज लेस देन 15, तो इवन होल वर्ल्ड द नंबर 1 ऑप्शन इज ऑलवेज रीनल ट्रांसप्लांट इन पेशेंट्स के लिए, एंड सेकेंड इज डायलिसिस। सो डायलिसिस आपको पता है कि ट्वाइस और थ्राइस वीकली करना पड़ता है इन पेशेंट्स के लिए। उनको हम कोई वेस्कुलर एक्सेस देते हैं जिससे वो डायलिसिस करते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट है वो आई थिंक इन पेशेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम ट्रांसप्लांट पे आते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि लाइफ रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें कि जो सेम ब्लड ग्रुप का जो आपका डोनर होना चाहिए और फैमिली मेंबर होना चाहिए। इट कैन बी प्राइमरी फैमिली मेंबर, जिसमें कि हमारे मदर फादर, दादा दादी आ जाते हैं, ब्रदर सिस्टर आ सकते हैं, इवन वाइफ या हस्बैंड आ सकता है। एंड इट कैन बी सेकेंडरी का मीन्स है कि आपके कजन्स हैं, आपके अंकल आंट हैं, ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड, क्योंकि नेचुरली आजकल बहुत ज़्यादा फैमिली न्यूक्लियर है, छोटी हैं, तो डोनर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो उन लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन हमेशा आ जाती है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जिसमें कि अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट हो सकता है। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमेशा हमारे पास आ जाती है कैडेबरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें कि हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं फॉर द कैडेबरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें कि जो डोनर है वो ब्रेन डेड है, लेकिन जिसका हार्ट बीट कर रहा है आइदर ड्यू टू सम एक्सीडेंट, ड्यू टू सम डिजीज, तो वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। ओके, तो क्या आज भी किडनी डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है? यस, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फैमिली बहुत स्मॉल है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, फैमिली में आइदर 1 और 2 सिबलिंग्स हैं। हाँ। तो हमारे लिए जो डोनर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। अगर हम आज भी डाटा देखें तो आई थिंक जो किडनी की जो वेटिंग लिस्ट है वो ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स है, जो डोनर की वेटिंग लिस्ट है। सो आई थिंक फिर हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि अगर हमारा लाइव डोनेशन नहीं है तो आइदर हम एबीओ इनकम्पैटिबल करें या कैडेबरिक डोनेशन के लिए करें। सो इवन हम आरजी में भी कैडेबरिक ओपीडी रन करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को रजिस्टर करते हैं कि उनको ब्रेन डेड जो डोनर है वो मिल सके। एंड सेकंड, इवन हम बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोग्राम जो है हमने लॉन्च किए हैं। हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो रजिस्टर करें, जब कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्गन डोनेट करें और अपनी फैमिली को भी कंसीडर करें। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर सुमन आपने अभी बताया कि किस तरह से किडनी डोनेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डोनर्स की जो लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है, वो बहुत लंबी हो जाती है, 5 से 10 साल। इसे बाईपास करने के लिए, क्योंकि आजकल तो हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स की 3D प्रिंटिंग हो रही है, तो नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में किडनी के लिए भी क्या इस तरह की कोई रिसर्च चल रही है? जो किडनी है उसके लिए कुछ रिसर्चेज आ रहे हैं, जिसमें कि एक तो बायो आर्टिफिशियल किडनी है, जिसके कि अभी इन रिसर्च प्रोसेस में है, ताकि वो एक बायो आर्टिफिशियल किडनी होगी जिसको हम इम्प्लांट कर दें। दिस इज लाइक अ स्मॉल डायलिसिस मशीन जो कि खुद ही फिल्टर करती रहेगी। कुछ नैनो चिप्स ऐसे बन रहे हैं जो कि बॉडी में इम्प्लांट हो सकते हैं, जो कि हमारे डायलिसर का काम करेंगे, तो पेशेंट का ईजी हो जाएगा कि उसको बार बार ये जो डायलिसिस है ट्वाइस वीकली जाना, थ्राइस वीकली जाना, उसमें नहीं जा पाएगा। सेकंड, एक ऑप्शन हमेशा इन पेशेंट में हमेशा रहती है होम डायलिसिस की। आजकल बहुत सारे कंट्रीज हैं लाइक जापान, कनाडा, जिसमें कि होम डायलिसिस हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि उनके जो घर पे ही डायलिसिस की मशीन फिट कर दी जाती है और उनको सिखाया जाता है कि वो सेल्फ नीडल लगाएंगे और
बाय दिस ऑल ड्यू टू नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, तो उनकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क से कोई भी जो टेक्नीशियन उनकी हेल्प करता है, तो दिस इज़ वेरी इजी फॉर देम, जो कि होम डायलिसिस है। अभी इंडिया में दिस इज़ नॉट सो पॉपुलर, बट आई थिंक विद टाइम इंडिया में भी होम डायलिसिस आ जाएगा। डॉक्टर सुमन, डायलिसिस पर हम बात कर रहे हैं, तो डायलिसिस के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? सो जो डायलिसिस है, जो सब मोस्ट पॉपुलर है वो हीमोडायलिसिस है, जो नॉर्मल पेशेंट हमारे करवाते हैं। हीमोडायलिसिस हर पेशेंट को ट्वाइस और थ्राइस वीकली कराना पड़ता है। इसके लिए हर पेशेंट को एक वेस्कुलर एक्सेस चाहिए, जिसमें कि हम नीडल को फिट करते हैं, क्योंकि एक हमें नीडल चाहिए जिससे कि ब्लड आ रहा है और दूसरी से हमें रिटर्न करना है। तो इन पेशेंट को हमें कई बार फिस्टुला बनाना पड़ता है बाजू में। अगर फिस्टुला पॉसिबल नहीं है तो हम परमानेंट कैथेटर इंसर्ट करते हैं फॉर वेस्कुलर एक्सेस। दिस इज द फर्स्ट जो कि टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज CAPD। CAPD द फुल फॉर्म इज क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक डायलिसिस कैथेटर जो पेरिटोनियल कैविटी में फिट कर देते हैं, जिसमें जो कि फ्लूइड का एक्सचेंज है वो लोग घर पे कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत डिस्टेंस प्लेसेस पे रहते हैं जहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटी नहीं है, जो लोग अपने काम करते हैं जो कि बार बार डायलिसिस के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। और इसमें अभी तो लेटेस्ट है कि जो APD आ गया, जो कि ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस है, तो हमें जो कनेक्शन है वो हम मशीन की हेल्प लेके कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर द पर्सन्स हु आर वर्किंग। तो इसके लिए बिल्कुल राइट। डॉक्टर सुमन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई पेशेंट है जिनको जो सामान्य लक्षण सिम्टम्स जिस पर इनिशियली हमने बात की वो दिखाई दे रहे हैं, तो वो सीधे आपसे आकर संपर्क कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले उन्हें अपने आसपास डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो अगर रेफर करते हैं तो वो आपके पास आए? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा तो नहीं होता कि इसमें इतना समय हो जाता है, इतना ज़्यादा समय लग जाता है इस प्रोसेस में कि जब तक वो आपके पास पहुंचते हैं तब तक जो समस्या है वो और ज़्यादा जटिल हो जाती हो। कि हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना है। अगर सपोज कोई भी पेशेंट है जिसको लग रहा है कि उसकी स्वेलिंग आ रही है, फीट में आ रही है, उसकी आंखों के नीचे स्वेलिंग आ रही है, अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम है, लाइक कि यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रही है, यूरिन का अमाउंट कम है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, रिकरेंट स्टोन बन रहे हैं पेशेंट को, बहुत सारे पेशेंट जिनको कि UTI बार बार हो रहा है ना, जो पेशेंट है जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, और उसकी वजह से अब पेशेंट को लग रहा है कि उसको HB की कमी हो गई है, थकावट बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को आई थिंक इनिशियल स्टेज में नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यू नो कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर वो इनिशियल स्टेज में आता है तो हम बेटर उनको गाइड कर सकते हैं, उनको डाइट का बता सकते हैं, उनकी मेडिकेशन सेट कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये लक्षण है तो सीधे एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास हम आए। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सही इलाज लिया जाए, सही डाइट ली जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए, तो क्या किडनी की समस्या को रिवर्स किया जा सकता है? यस, अगर हम पेशेंट बहुत ही इनिशियल स्टेज में संयुक्ता हमारे पास आ जाता है, जिस स्टेज में कि जस्ट अभी पेशेंट की प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट ही हुई है, लाइक अभी पेशेंट के यूरिन में सिर्फ प्रोटीन आना शुरू हुआ है या पेशेंट का कुछ सिम्टम आने शुरू हुए हैं, तो अगर वो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, हम उसका शुगर BP प्रॉपर कंट्रोल कर दें, उसको प्रॉपर डाइट मॉडिफिकेशन पे डाल दें, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डाल दें, तो हम उसकी डिजीज़ को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर सुमन, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं आमतौर पर डायग्नोसिस के लिए? हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेशेंट है जब हमारे पास आ रहे हैं इवन इनिशियल स्टेज में, तो उनको सबसे पहले रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना है। जो रीनल फंक्शन टेस्ट में हमारे पास आता है जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, यूरिन रूटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर पेशेंट जो किडनी डिजीज़ का उसमें यूरिन रूटीन होना चाहिए देखने के लिए कि उसमें प्रोटीन आ रही है कि नहीं आ रही, ब्लड सेल या पस सेल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द किडनी साइज, क्योंकि नॉर्मल किडनी का साइज हम 8.5 से ऊपर लेते हैं। अगर किडनी श्रंक है तो वी कैन कंसिडर दिस पेशेंट एज ए क्रॉनिक किडनी डिजीज। बहुत एक कॉमन टर्म यूज की जाती है GFR। एवरी पेशेंट जो हमारे पास आता है तो वो पूछता है कि ये GFR क्या है। अब जो GFR है वो हम संयोगिता क्रेटिनिन से कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ फार्मूला जो कि हमारे आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन पे अवेलेबल है, जिसमें कि हम पेशेंट की एज, उसका वेट और क्रेटिनिन को डाल दें तो GFR कैलकुलेट हो जाता है। और GFR से फ़ायदा होता है कि हम पेशेंट की किडनी की स्टेजिंग कर सकते हैं। अरे वाह
डॉक्टर, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई है और इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अगर कोई समस्या है तो वो आपसे आकर मिले। तो आपसे कहाँ मिला जा सकता है और किस तरह की फैसिलिटीज़, किस तरह की सर्विसेज उन्हें वहाँ मिल सकती है? डेफिनेटली संयोगिता। मैं डॉक्टर सुमन सेठी हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ आरजी हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड पे। जो हमारा आरजी हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड है, दिस इज एक्चुअली आरजी इंस्टीट्यूट ऑफ रीनल साइंसेस, जहाँ पे हम किडनी के जुड़े हुए सारे डिजीज को ट्रीट करते हैं। सो वी हैव अ फुल फ्लेज वार्ड, वी हैव अ 10 बेडेड डायलिसिस सेंटर, जिसमें हमारे पास लेटेस्ट डायलिसिस की मशीन है, हमारे पास हीमोडाइफिल्ट्रेशन है, वी हैव CRRT प्रोविज़न, हमारे पास हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट के लिए अलग अलग डायलिसिस करने की प्रोविज़न है। सेकेंड, वी हैव अ फुल टाइम ICU फैसिलिटी विद 24 आवर केयर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज। सो हर तरह का जो किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, आइदर इट इज़ एक्यूट रीनल फेलियर, इट इज़ अ क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्टोन डिजीज, UTI, वी आर डूइंग दैट। और अभी लेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे रीनल ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया है। सो वी हैव डन द रीनल ट्रांसप्लांट इन द लास्ट वीक। सो वी हैव अ फुल फ्लेज टीम फॉर द रीनल ट्रांसप्लांट टू गाइड द पेशेंट। वी हैव अ coordinators, we have a full fledged team to take care of the patient. That's amazing. डॉक्टर सुमन सेठी, चलते चलते क्या एक ऐसा संदेश है जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे ताकि वो भी अपनी किडनी का ध्यान रख सके और अगर कोई समस्या हो तो सही उपचार ले सके? डेफिनेटली। सो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। सो हम लोगों को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए, वी नीड टू मूव ऑल द टाइम। वी हम एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, आइदर इट कैन बी साइकिलिंग, इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी योगा, मेडिटेशन। सेकेंड, हमें अपनी डाइट में सॉल्ट का कंटेंट कम रखना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी और अदर। अगर हमें किसी को भी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, हमारे पेरेंट्स को हैं, वी शुड गाइड देम कि प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, प्रॉपर टाइम पे टेस्ट करवाने हैं और ऑन द ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी लग रहा है कि कोई साइन और सिम्टम है किडनी डिजीज़ का, आपको लग रहा है कोई दिस इज़ द इनिशियल स्टेज, तो हमें प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने डॉक्टर सेठी दी है एंड आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत बहुत फ़ायदा इसका होने वाला है। और एक सैंपल तो हमने भी दे दिया वॉक करके कि कितना ज़रूरी है वॉकिंग और अपनी किडनी को, अपनी हेल्थ को सेहतमंद रखने के लिए कितना ज़रूरी है ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया। जेड टॉक इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर लिया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए हम लोगों को किडनी से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक कर सके। बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर किडनी की समस्या का पता चल जाए, उसका सही उपचार हो ताकि जीवन को बचाया जा सके। दर्शकों, आप भी जेड टॉक के पेज को YouTube और Facebook पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश के जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट के साथ किडनी पर सही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज जेड टॉक में इतना ही। जल्द ही हम आपसे मिलेंगे एक नए जाने माने किडनी स्पेशलिस्ट के साथ जेड टॉक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।